आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कलकत्ता में अपनी पढ़ाई पूरी कर कई नौकरियों के लिए आवेदन दिए थे। कुछ जगहों पर इंटरव्यू भी दिया, पर नौकरी मिली मेदिनीपुर में एक प्राइवेट कंपनी में। नौकरी में तनख्वाह ठीक ठाक ही थी। बोला गया अच्छे से काम सीख लिया तो और बढ़ जाएगी। मुश्किल सिर्फ रहने की जगह भर की थी। ऑफिस से 2 दिनों की छुट्टी मिली घर के खोज को अंजाम देने के लिए। कुछ ऐसे पते भी मिले जहां लोगों को मेस के रूप में रखते हैं। सुबह से शाम हो गई घूमते घूमते, पर कोई भी कमरा या कोई मेस में रहने की जगह नहीं मिली। हैरान परेशान होकर इस अनजान शहर में घूम ही रहा था कि एकाएक मेरी नजर एक लाइट के खंभे पर लगी। उस कागज पर गई, उत्तम मेस की व्यवस्था, पता 44 श्याम नगर। श्याम नगर तो ऑफिस के पास में ही है। काश यहाँ पर कोई जगह मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। ये सोचते हुए सराय में रात को नींद ही आ गई। सुबह सुबह ही पते पर जा पहुंचा। ढूंढते हुए काफी समय लगा, पर अंत में पता मिल ही गया। एक बहुत पुरानी हवेली, काफी बड़ा एक आंतरिक बरामदा जिस पर तकरीबन सभी कमरों के दरवाजे खुलते थे। बीच में एक आंगन, उसमें एक खुला खुला सा कमरा जहां से सारे कमरों पर नजर रखने में आराम हो। वहीं पर बैठा मैनेजर था। देखते ही आवाज दी, कहिए क्या काम है? तो इस पर मैं बोला, जी मेस में रहने की कोई एक जगह होगी क्या? मैनेजर ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, किस्मत वाले हो, कल ही एक बिस्तर खाली हुआ है। किराया 2000 रुपये महीना और डिपॉजिट 10,000 करना पड़ेगा। साथ में 2 लोग और होंगे, चलेगा? मैं सोच में पड़ गया। मेरे जेब में तो कुल 8,000 रुपये ही थे। तो इस पर मैं बोला, किराया तो ठीक है, पर डिपॉजिट तो उतना ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। अगर 2 हिस्सों में ले ले तो ठीक है। कुछ सोचकर वो बोला, चलो ठीक है, पैसे जमा करवा लो, फिर कमरा नंबर 2 में जाओ। ये लो कमरे की चाबी। कमरे में पहुंचकर देखा तो 2 लोग पहले से ही मौजूद थे। हम उम्र ही थे। एक बैंक में था, दूसरा दवाई की कंपनी में। देखकर ठीक ही लगा। काफी देर बातचीत करते रहे, फिर रात को खाना खाकर सोने चले गए। सारे दिन की थकान ही शायद थी कि लेटते लेटते ही सो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। कमरे में पंखा चल रहा था, पर मेरी नींद उमस के कारण खुल गई। मेरे सिरहाने में ही एक खिड़की थी जो बाहर की ओर खुलती थी। मैंने उसे खोल दिया। एकाएक बाहर से बेहद ठंडी हवाएं कमरे में आ गईं, और तभी मैंने देखा एक कब्र का चारों तरफ से ऊंचे बागड़ से घिरा हुआ। ठीक उसी समय 7 सो रहे दोनों लोग झपटकर मेरे पास से जाकर खिड़की को बंद कर देते हैं। मुझे इसको खोलने की पाबंदी के बारे में बतलाते हैं। साथ ही ये भी बोलते हैं कि किसी भी कीमत पर मैनेजर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि खिड़की खोल दी गई थी। सब सो जाते हैं। अगले दिन अपनी ट्रेनिंग के बाद स्वागत भोज के चलते बहुत देर हो जाने के कारण मैं मेस की ओर जब चल रहा था तो रात के तकरीबन 11 बज चुके थे, और गांव से बाहर होने के कारण गली में आवाजाही भी बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी, या फिर यूं कहें तो कोई था ही नहीं मेरे अलावा। अचानक मुझे किसी के द्वारा पीछा करने का एहसास हुआ। पीछे मुड़कर देखा तो दूर महसूस एक छाया में कोई खड़ा था। एक तो अनजान शहर, दूसरा सुनसान रास्ता। मैं काफी परेशान हो गया। अगर कोई व्यक्ति मुझे लूटना चाहे तो वो आराम से ये कर सकता था। मैंने अपनी चाल बढ़ा दी, पर वो भी तेजी से आगे आने लगा। मैं फिर रुका
पलटा और जोर से अपने डर को दबाते हुए चीखा, कौन है वहां? तो इस पर आवाज आई, अरे भाई मैं राजीव, पहचाना नहीं? मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, पर अपन इतने सालों के बाद मिले हैं, इसलिए सोच रहा था कि पहले तेरा घर देख लूं, फिर मिलूंगा। सालों की दोस्ती, बिछड़ना और वर्तमान की सारी पुरानी कहानियां पूरी होते होते रात के करीब 2 बज गए थे। मैं मेज की तरफ बढ़ने से पहले राजीव को वादा देकर निकला था कि मैं उसका बदला जरूर लूंगा। अंदर आते हुए देखा मैनेजर ऊग रहा था। मेरे आते ही बोला, पहली बार है इसलिए बोल रहा हूं, समय से वापस आ जाया करें, बाहर खतरा है। अगले दिन ऑफिस से लौटकर मैं सीधे मैनेजर के पास गया। मुझे देख उसकी भौहें टेढ़ी हो गईं, जैसे आने का कारण पूछ रहा हो। मैंने उससे पूछा, दादा इस भवन में कहीं कोई कब्रगाह है क्या? वो चौंक कर जोरों से चीखने लगा, तुमने देखा है या किसी ने तुम्हें बतलाया? मैंने उसे तेजी से रोका, दादा ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी कमाई की बात बता रहा हूं और तुम सबको जोड़ रहे हो। कमाई शब्द से अपना जादू पूरा कर दिया। वो फुसफुसाकर बात करने लगा, कमाई कैसे? मैंने बतलाया, मैंने ऑफिस में शर्त लगाई है कि मैं भूत प्रेत आदि को मानता तो नहीं। सबने मिलकर कहा अगर रात 12 बजे मैं किसी कब्रगाह की कब्र पर बैठकर सेल्फी लेकर आ सकता हूँ तो वो सब मुझे मिलकर 1 लाख रुपए देंगे। अगर आप ये जानकारी मुझे बता दें कि कब्रगाह कहाँ है और अगर आप मेरे साथ चलें, थोड़ी दूर पर ही रहना, मैं सेल्फी ले लूँगा और फिर पैसा आधा आधा। कहो कैसे रहेगा? वो एकदम से तैयार हो गया। सबके सोने के बाद मैं मैनेजर के पास पहुंच गया। शाम से ही धीरे धीरे बारिश हो रही थी, पर रात 12 बजते ही वो बारिश तूफान में बदल गया। एक बार मैनेजर बोला, भाई बहुत तेज बारिश है, पर मेरे आग्रह करते ही वो मान गया। हम उसके कमरे के पीछे से उस दरवाजे को खोलकर कब्रगाह में पहुंचे। चारों तरफ ऊंची ऊंची घास थी। मैंने उससे पूछा, कब्र कहाँ है? वो थोड़ा आगे दीवार की तरफ बढ़ गया। इतना समय मेरे लिए काफी था। मैंने अंदर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। तभी एक बड़े पेड़ के टूटने की आवाज गूंज उठी और उसके साथ ही मैनेजर की चीख। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। थोड़ी देर में कमरे में हल्की नीली रोशनी भर गई। देखा तो राजीव खड़ा था। आगे आकर उसने मुझे धन्यवाद दिया और फिर उसका शरीर छोटे छोटे हिस्सों में बंटता हुआ आसमान में कहीं खो गया। अगले दिन मालूम हुआ रात में मैनेजर की कब्रगाह में पेड़ के नीचे दबने से मौत हो गई है और मेरा बदला पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस कहानी की ओर। रात का वक्त, ऊपर से बारिश का मौसम, ये दृश्य कुछ हद तक किसी को भी डरा सकती है, मगर मैं डरता नहीं था। इसलिए उस वातावरण में रात के 10 बजे पिताजी को लाने स्टेशन चलता बना। उन दिनों हमारा परिवार गांव में रहा करता था। हमारे गांव से स्टेशन साइकिल से जाने में लगभग आधे घंटे का समय लगता था। बरसात का मौसम होने के कारण मैं अपने साथ एक टॉर्च लाइट छाता लेकर घर से स्टेशन की तरफ चलता बना। रात काफी हो जाने के कारण घर से बाहर निकलते ही दूर दूर तक मेरे अलावा मुझे और कोई भी नहीं दिख रहा था। और ऐसा हो भी क्यों ना, उन दिनों अंधेरा होने के बाद गांव का कोई भी आदमी बिना जरूरत के घर से बाहर नहीं निकलता था। खैर इतनी रात गए, बाहर किसी को ना पाकर मैंने साइकिल का पैडल मारा और स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। बरसात की रात होने के कारण कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। ऊपर से उन दिनों हमारे गांव में बिजली की भी कोई सुविधा नहीं थी,
जिस कारण अंधेरा कुछ ज्यादा ही मालूम पड़ता था। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के शुरू होते ही मैंने तुरंत अपना छाता निकाला और छाता खोलकर स्टेशन की तरफ वापस से आगे बढ़ने लगा। एक हाथ में छाता और एक हाथ में साइकिल का हैंडल पकड़े छमछमाती बारिश में साइकिल चलाते हुए मैं आगे बढ़े जा रहा था, जिस कारण मुझे आगे बढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। खैर, किया भी क्या जा सकता था, मुझे तो पिताजी को लाने जाना ही पड़ेगा। अभी मैं कुछ आगे बढ़ा ही था कि तभी बारिश ने तेजी पकड़ ली, वो भी इतनी तेज कि मेरा छाता बारिश को संभाल नहीं सक रहा था, जिस कारण मैं साइकिल और छाता एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़ा होते ही मैं बारिश से बच रहा था, मगर मुझे चिंता हो रही थी तो अपने पिताजी की, जो उतरने वाले होंगे। पता नहीं मुझे स्टेशन में ना देखकर वह अकेले ही घर की तरफ ना बढ़ने लगे। करीब 5 मिनट पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश रुकने का इंतजार करने के बाद भी जब बारिश नहीं रुकी तो मैंने मन ही मन में अपने आप से कहा, लगता है आज बारिश नहीं रुकेगी। साथ ही साथ मैंने एक और बात भी अपने मन ही मन में कहा, अगर और 5 मिनट बारिश नहीं रुकी तो मैं भीगता हुआ स्टेशन चला जाऊंगा। जिसके बाद मैंने और 5 मिनट इंतजार किया, मगर बारिश फिर भी नहीं रुकी, जिसके बाद मैंने फटाफट से अपना साइकिल उठाया और भीगता हुआ स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैंने अब तक लगभग आधा सफ़र तय कर लिया था और आधा सफ़र भीगकर तय करने के लिए तैयार था। भीगता हुआ मैं पैडल काफ़ी तेजी से मारे जा रहा था। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक एक काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। वैसे तो बिल्ली के रास्ता काटते ही मैं रुक जाया करता था, मगर आज परेशानी ही इतनी बड़ी थी कि रुकने का तो सोच भी नहीं सकता था, जिस कारण मैं बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार कर गया। पार करते ही मेरे मन में एक अजीब सी भावना पैदा होने लगी कि कहीं वो बिल्ली मुझे आगे जाने से रोक तो नहीं रही, आगे मेरे लिए कोई मुसीबत तो नहीं है। खैर, फिर भी मैं मन को समझाता हुआ आगे बढ़ने लगा। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं स्टेशन पहुंचा तो वहां पहुंचकर मैंने देखा कि पिताजी ट्रेन से उतरकर एक शेड के नीचे खड़े हैं। अब बारिश थोड़ी हल्की हो गई थी, जिस कारण मैं छाता लेकर स्टेशन की सीढ़ियों चढ़कर शेड के नीचे खड़े पिताजी को लाने के लिए गया तो पिताजी मुझे देखकर एकटक से मुझे घूरने लगे। पूरे स्टेशन में हम दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था। पिताजी के एकटक मुझे घूरने पर मैंने पिताजी से कहा, क्या बात है पिताजी? इस पर पिताजी ने अपना सिर ना में हिलाया, जिसके बाद हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले और अपने साइकिल के पास पहुंचे। साइकिल के पास पहुंचकर पिताजी ने कहा, रवि ला साइकिल मैं चलाता हूं। और इतना बोलकर पिताजी ने मेरे हाथ से साइकिल ले लिया और साइकिल चलाने के लिए तैयार हो गए। उनके तैयार होते ही मैं भी चढ़कर साइकिल पर बैठ गया और पिताजी साइकिल को आगे बढ़ाने लगे। अब रात और भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, जिस कारण आसपास का पूरा माहौल पूरी तरह से अंधेरे और सन्नाटे में डूब चुका था। ऊपर से सन्नाटा इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि हमारे पास साइकिल चलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पिताजी साइकिल को एक अलग रास्ते पर मोड़ लिया। साइकिल को अलग रास्ते पर मोड़ता देख मैंने पिताजी से कहा, पिताजी ये हम कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर कुछ देर तो पिताजी चुप थे, फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, हम इस रास्ते से घर जाएंगे। मैं इस गांव में काफ़ी सालों से रहता हूँ, मगर मैंने आज तक इस रास्ते के बारे में नहीं जाना। लेकिन मैं पिताजी की बात काट भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं चुपचाप साइकिल पर बैठा रहा। अब हम जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा डरावना था। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद पिताजी ने एकदम से साइकिल को रास्ते के बीचों बीच रोक दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी ने साइकिल क्यों रोका। इस पर मैंने पिताजी से कहा, पिताजी आपने साइकिल क्यों रोका?
मेरी बात सुनकर पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो मेरी बात पिताजी को सुनाई ही नहीं दे रही हो। एक दो बार पूछने पर जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने पिताजी को छूकर पूछने की कोशिश की। फिर जैसे ही मैंने पिताजी को छुआ तो मेरा पूरा शरीर एकदम से सहम गया, क्योंकि पिताजी का शरीर बर्फ के समान ठंडा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? किसी भी जिंदा इंसान का शरीर इतना ठंडा कैसे हो सकता है? अभी मैं ये सोच सोचकर डर के मारे कांप ही रहा था कि तभी पिताजी ने एक भारी सी आवाज में मुझसे कहा, ये शमशान घाट है और मैं तुझे यहाँ मारने लाया हूँ। इतना सुनते ही मैंने जब उनके चेहरे की ओर देखा तो मेरा पूरा शरीर सुन्न सा पड़ गया, क्योंकि अब उनका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उनकी आंखें बाहर लटक रही थी। ये देखकर मैं समझ गया कि ये मेरे पिताजी नहीं बल्कि भूत हैं, और शायद अब ये भूत मुझे मार डालेगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। कांपते पैरों के सहारे साइकिल से कूदकर वापस उल्टे रास्ते भागने लगा। मैं काफी तेज भागे जा रहा था। वो भूत भी हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आए जा रहा था। भागते भागते मैं वापस पहले वाले रास्ते पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी घर की तरफ चले जा रहे हैं। पिताजी को देखकर मैं भागता हुआ उनके पास पहुंचा। पिताजी के पास पहुंचते ही वो भूत हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद मैंने पिताजी को पूरी बात बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद पिताजी ने बताया कि वो एक भूत था जो मेरा रूप लेकर तुम्हारे पास आया था। तो दोस्तों, इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।